तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मैंने अपने फादर से 5 साल से बात नहीं करी या फिर हग ही नहीं किया कभी फादर को। ये तो बहुत बड़ा इशू। आप किसी को खुश करने के चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करो कि यार कोई तीसरा बंदा खुश हो, वो नहीं खुश होगा आपसे। मेरे को एक कल परसों किसी ने लिख दिया कि मेरे पास मेरे ऊपर 9 लाख का कर्जा है, प्लीज़ मेरे से वो किस्तें नहीं दे हो रही जो वो लेने आते हैं, आप प्लीज़ मेरी किस्तें दे दो। क्या जो हमारे माँ बाप थे उन्होंने हमें मार मार के पढ़ाया वो गलत था या वो सही था? ठीक है, क्या जो अब हम बच्चों को नहीं मारते या मारते हैं ये ठीक है या गलत है? मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरा बाप है ना वो गलत है, वो जो सोच रहा है वो गलत है। कहता है जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मेरा बाप सही था, उस दिन मेरा बेटा मुझे गलत समझने लग गया। कई बार क्या होता है कि हम बहुत नज़दीक होते हैं, हम हौसला छोड़ जाते हैं। एक छोटी सी आदत भी अगर हमें डालनी होती है, फॉर एग्जाम्पल टाइम पे उठने की, टाइम पे सोने की, कुछ दिन हम उसको करते हैं और उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब हम छोटे छोटे सक्सेस को भी मेंटेन नहीं कर पाते। और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे हर हफ्ते एक नया सिंगर आता है। पिछले 20 सालों में कई सिंगर एकदम से फेमस हुए और एकदम से मार्केट से बाहर हो गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो ग्रो करते जा रहे हैं और आज भी खड़े हैं। ऐसे एक नाम है गिप्पी गरेवाल, एक लड़का जो कभी न्यूज़पेपर घर घर बांटता था, जो कभी सबवे पे जॉब करता था, जिसने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करी, आज वो एक सक्सेसफुल सिंगर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है। तो आइए जानते हैं कैसे मिला गिप्पी गरेवाल को उनका पहला सक्सेस। क्या है वो छोटी छोटी चीजें जिससे वो अपने सक्सेस को मेंटेन कर पा रहे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमने डिस्कस करी। इस स्टारडम के पीछे जो फादर सन का रिलेशन है वो कैसा है। उनकी लाइफ के कई और इंपॉर्टेंट और खास चैप्टर हमने इस एपिसोड में खोले। गिप्पी बाजी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पे। सो गुड टू हैव यू। थैंक यू भाई। और मुझे आज भी याद है, मैं स्कूल में था, शायद 9th-10th में था, और आपका इनिशियल सॉन्ग जो फुलकारी आया था, तो उस सॉन्ग पे स्टेज पे परफॉर्म किया था हमने। जॉब टाइम था, ऑफिस टाइम था, और पार्टीज में हम जो आपके गानों पे नाचे हैं। जी। अंग्रेजी बीट पे तो पूरा इंडिया नाचा है। कैसे सिंगिंग की तरफ कैसे अब टाइम निकाला और कैसे इधर अपना? एक्चुअली भाजी मैं सिंगिंग पहले ही कर रहा था, है ना। तो सिंगिंग का तो बचपन से शौक था कि मुझे था कि यार मैं सिंगर बनूं। मैंने 18 साल का था जब मैंने पहली एल्बम अपनी तैयार की। पैसे वैसे थे नहीं, तो मैंने अपने कज़न्स जितने बाहर बैठे हैं सबको फ़ोन वोन किया कि यार मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मेरी हेल्प करो। तो सबका मैं बहुत लाडला था, सब मुझे बहुत प्यार करते थे। छोटा था मैं सबसे। मेरे फादर 3 भाई थे, तो तीनों भाई के हम 2 भाई हैं, मैं और मेरा ब्रदर। तो जो मेरे बड़े ताया जी हैं, एक के 7 बच्चे हैं, एक के 5 बच्चे हैं। अच्छा। तो मतलब मैं 7, 5, 12 और 2, 13, तो मैं सबसे छोटे वाला हूँ। अच्छा। 13वें नंबर वाला हूँ मैं, है ना। तो मैं सबसे छोटा था, इसलिए मुझे सब प्यार करते थे, है ना। तो सब ने मेरी हेल्प करी, है ना। किसी ने 500 यूरो भेजा, किसी ने 1000 यूरो भेजा, किसी ने कितने पैसे भेजे। मैंने एल्बम करी, बट क्या हुआ कि वो एल्बम चली नहीं। तो अब मुझे था कि यार जब सेकंड एल्बम करी थी कि अब फिर थोड़ी मांगूं, कि वो कहेंगे ये तो मांगने हम दे रहे हैं तो ये मांगता ही रहता है। तो मुझे लगा यार अब क्या करें। तो फिर मैंने स्ट्रगल की, 1-2 लेफ्ट राइट छोटे मुझे 2-4 शोज़ मिल गए, है ना। 1-2 जगह से मैंने पैसे थोड़े बहुत जोड़ रखे थे, वो थे। तो सेकंड एल्बम, और एक कंपनी वालों ने मुझे साइन कर लिया, कहते हम तेरा वीडियो बना देंगे, बट वो भी नहीं चली। तो उसके बाद मेरा बहुत दिल टूटा। मैं कहा यार नहीं बनी बात। फिर मैं एक जगह पे लाइव स्टेज पे गा रहा था, तो एक कंपनी थी फाइन टोन, तो उसके मालिक थे राजेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने मुझे गाते हुए टीवी पे देख लिया कहीं। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे कॉल किया। तो एट दैट टाइम वो कंपनी पंजाब की सबसे नंबर 1 कंपनी थी। तो जितने पंजाब के अच्छे आर्टिस्ट थे, कुलविंदर ढिल्लों, सब, दिलजीत को भी उन्होंने ही लॉन्च किया। नक्षत्र गिल भी, हाँ शायद, हाँ बहुत आर्टिस्ट उन्होंने किए थे, है ना। तो जब दिलजीत की एल्बम उन्होंने की थी 1-2 एल्बम्स, है ना। तो उनका कॉल आ गया, कहते यार हम आपकी एल्बम करना चाहते हैं। मैं कहा शुक्र है किसी का फ़ोन आया। तो उन्होंने मेरी एक एल्बम करी। वो ना वैसे बहुत, मतलब वो उन्होंने जितने आर्टिस्टों को भी पकड़ा सब चले उनके पास। तो मेरी एल्बम आई, मेरी नहीं चली। वो तीसरी एल्बम थी मेरी। तो मैं 1 मिनट में बीच में थोड़ा सा, और मेरे को कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपने एल्बम, मतलब आजकल के ज़माने में तो ये इजी है, सोशल मीडिया है, लोग बड़ी जल्दी कलाकार को, टैलेंट को पहचान लेते हैं, बट उस टाइम पे आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, नहीं कोई म्यूजिक से।
तो वो एल्बम को लॉन्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो और वो आपने फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम सबवे से लेकर एल्बम लॉन्च करने तक का ये कैसे आपने नहीं, ये जो एल्बम्स हैं ये उससे पहले की बात है। इसके बाद न्यूज़पेपर वो चले। अच्छा। हाँ, ये उससे पहले का सफ़र है। ओके। तो अब जब तीसरी एल्बम आई, मेरी वो तीसरी एल्बम भी नहीं चली, तो इतने में क्या था कि मेरी शादी होगी। मेरी लव मैरिज है, तो मेरी शादी होगी। मेरी वाइफ कनाडा की पीआर थी, तो उसने मुझे बोला कि नहीं बन रहा कुछ सेट, तो हम कनाडा ही चलते हैं, तो आप वहाँ पे काम करो, 4 पैसे आ जाएंगे, तो फिर हम एल्बम कर लेंगे, है ना। तो मुझे भी लगा कि यार ठीक है, लेट्स सी, कोई बात नहीं। बट हुआ क्या कि जब मेरी तीसरी एल्बम आई ना, तो उसके 4-5 महीने बाद मेरी शादी, 3-4 महीने बाद मेरी शादी होगी। तो मुझे था कि एल्बम चली नहीं। कैन यू बिलीव, शादी के 1 हफ्ते बाद उसी एल्बम में से जो फाइन टोन ने करी थी, एक गाना सुपर हिट हो गया, एंड दैट इज फुलकारी। वो इतना चल गया गाना, है ना। अच्छा, फिर भी क्या हुआ कि गाना सुपर हिट हो गया, मेरे को फिर नहीं कोई पहचानता था। मतलब मैं ऐसे जाऊं किसी को बोलूं कि मैंने गाया होगा, तो अच्छा ठीक है, चल जाएगा, है ना। तो मैं कनाडा चला गया। उसके बाद जाके मैंने वो जॉब्स करी, वो सब की सब जॉब्स करी, सब कुछ किया। फिर मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि काफ़ी टाइम मैंने 6 महीने 8 महीने जॉब्स करी, तो उसके बाद मेरा मन था अब गाने करूँ, एल्बम करूँ। वो कहती है आप अगर ऐसे जॉब्स करते रहोगे तो आप गाने कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका सारा टाइम तो इधर निकल जाता है। सुबह 4 बजे हम उठते हैं, पेपर फेंकते हैं, फिर आप जॉब पे चले जाते हो, उसके बाद 7-8 बजे आप वापस आते हो, फिर हम खाना वाना खा के, एक मॉल था, हम उसमें हमने वो भी लिए रखा था, हम उस मॉल को क्लीन करते थे। मैं फ्लोर क्लीन करता था, मॉपिंग। तो वाइफ मेरी यूज़ टू डू ये अपने फूड कोर्ट में वो ट्रे व्रे धोना, वो सारा साफ़ करना। तो काफ़ी लंबा चौड़ा, तो हमारा डे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता था। वो कहते टाइम कहाँ है कि बड़ी मुश्किल से हम आके यहाँ सोते हैं, तो फिर सुबह उठना है, फटाक से भागो, कि ऐसे इसमें गाने का सोचने का वक्त कहाँ है। तो मुझे ऐसा होता था कि जब मैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, उसमें कोई काम नहीं होता था, खड़ना होता था। मैं तब मैं गाने ही सुनता हूँ, मेरा माइंड वहाँ पे चलता है, बट गाने बनाने के लिए भी वक्त चाहिए। तो फिर करते करते 6-8 महीने के बाद मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं, आप छोड़ो। फिर मैंने थोड़ी देर छोड़ी जॉब, तो एक एल्बम रेडी करी, पंजाब आया, एल्बम रेडी होगी, वीडियो शूट कर लिए, शूट करके फिर मैं वापस चला गया। फिर मैंने 5-6 महीने जॉब करी। इतने में वो एल्बम जो रेडी करी थी वो रिलीज़ हो गई। तो वो रिलीज़ हुई, तो उस एल्बम में से फिर 1-2 गाने हिट हो गए। तो उसके बाद मेरे पास थोड़ा काम आना शुरू हो गया, लोग पहचानने लग गए काम। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा इजी हो गया। उसके बाद 3rd एल्बम से तो बिल्कुल ही इजी हो गया जो उसके बाद थी। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ कि बहुत, बिकॉज जब बाहर जाते हैं पंजाब के लोग या इंडियन इमिग्रेंट्स जब भी बाहर जाते हैं, तो दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं, उसमें से ये डिसीजन लेना कि एक जाना काम नहीं करेगा और एक जाना घर चलाएगा, ये तो बहुत टफ है। ये बहुत टफ डिसीजन है, बहुत टफ है। और उसमें भी अगर आप पीछे हिस्ट्री हो के 2-3 अटेम्प्ट्स फेल हो चुके हैं। और सबसे बड़ा पंगा, मतलब कि आपकी वाइफ कमा रही है और आप नहीं कमा रहे। और ये क्योंकि जिस हम सोच से जा रहे हैं, हम बोल देते हैं कि यार औरत मर्द बराबर हैं, अगर बराबर हैं तो वो करे चाहे वो करे, व्हाट इज़ द डिफरेंस, है ना। अगर एक बंदा सोच रहा है, उसने अगर ये चीज़ सोची कि यार नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए मुझे लगता है कि इसमें टैलेंट है, ये कर सकता है ना। तो बहुत से लोग ऐसे मिलते थे जो हमारे फेस पे ही बोल देते थे कि अब कितनी देर इसके पैसे ये कमाएगी बेचारी, इसकी हेल्प कर, ये कर वो कर, है ना। मतलब मैं तो अभी कुछ बोलता नहीं था, मेरी नेचर तो वो तो लड़ पड़ती थी उनके साथ कि आपको क्या प्रॉब्लम है ना, दैट इज़ हमारा डिसीजन है ना, ये वो। तो बट मैं कई बार सोचता हूँ, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला कि वही लोग होते हैं जो पहले शायद बोलते थे कि ये इसकी वाइफ काम कर रही है, ये वेला घूम रहा है, किसको तो मौज है ना। अब उल्टा बोल देते हैं, अब उसको बोल देते हैं कि अब ये काम कर रहा है, इसको तो मौज है, ये गिप्पी की वाइफ है, ये करती है, ये मौज फ्री घूमती है, अब उसको बोलने लग जाते हैं। मतलब वो लोग कभी भी आपकी ज़िंदगी में आप किसी को खुश करने के चक्कर में अपना टाइम मत बर्बाद करो कि यार कोई तीसरा बंदा खुश हो, वो नहीं खुश होगा आपसे। आपकी जॉब है कि आप अच्छा काम करो, आपकी अपनी फैमिली के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। अब मैं पहले सोचता हूँ यार मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, फिर वो लोग हैं जो मेरे गाने सुन रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे चीज़ों की इतनी, उनके बारे में सोचूं, या कोई ऐसे ही ये 10 आगे पीछे वाले लोग हैं जिनकी स्ट्रेस लूँ, है ना, कोई फायदा नहीं है, जिन्होंने कभी खुश होना नहीं, कितनी कुछ बड़ी नहीं होना, उन्होंने कुछ ना कुछ ढूंढना ही है। मूवीज की बात हो रही है तो आपकी मूवी का ट्रेलर देखा, बहुत मजा आया, शानदार। तो एक शेफ अपनी रेसिपी के बारे में बेस्ट बता सकता है, राइट। तो
क्या है इस मूवी में, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली बाजी क्या है कि ये ना टॉपिक तो आम सा है, हम सबकी ज़िंदगी का है, आपकी ज़िंदगी का है, मेरी ज़िंदगी का है, क्योंकि हम जब बड़े हुए हैं तो माँ बाप की मार खा के बड़े हुए हैं सब के सब, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ही ऐसे है, घर पे थप्पड़ वप्पड़ तो ऐसे लग ही जाता है सबको, है ना। तो अभी का फॉर्मेट क्या हो गया कि अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे भी स्कूल्स में पहले क्या होता था कि बच्चे को स्कूल लेके जाते थे और प्रिंसिपल कुछ बोलने लगता था तो पहले ही पेरेंट्स बोलने लगते मारो जी इसको बंदा बनाओ, इसको इनू पढ़ाओ जी पूरा टका के, है ना, कुट्टे हो इनू, ये करो वो करो। तो अभी उल्टा हो गया है, अभी बच्चा भी आके घर पे कई बार बोल देता है कि मेरे टीचर ने मारा, तो हम चले जाते हैं कि आपने मारा क्यों? नहीं आप समझा क्यों नहीं सकते थे, आपने मारा क्यों? ये बहुत है। तो बाहरले कंट्रीज़ में क्या है कि अगर पेरेंट्स भी मार देते हैं, उनको स्कूल में जेन्युइनली बच्चों को डेली पूछते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स या आपको कोई डांटे तो आपने आके हमें बताना है या आपने 911 डायल करना है, पुलिस बुलानी है। तो कई बच्चे वहाँ पे कर देते हैं, अपने पंजाबी कम्युनिटी में भी, बहुत से इंडियन बच्चे भी। तो ये चीज़ एक टॉपिक बड़ा यूनिवर्सल था, तो मुझे जब सुनाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या जो हमारे माँ बाप थे उन्होंने हमें मार मार के पढ़ाया वो गलत था या वो सही था? ठीक है, क्या जो अब हम बच्चों को नहीं मारते या मारते हैं ये ठीक है या गलत है? बच्चों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पेरेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो दोनों मर्ज होके हमने इसमें दिखाए हैं कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिल्म देखने के बाद बच्चों के और पेरेंट्स के बीच जो कई बार एक छोटा सा एक डर का रिश्ता बन जाता है वो ख़त्म हो जाएगा, उनकी दोस्ती हो जाएगी। क्या बात है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में माँ बाप की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डर नहीं, है ना, कि यार मेरे डैड ने ऐसे बोल दिया है मैं ये करूँगा, ठीक है, ना कि ये कि मेरे डैड ने ऐसे बोल दिया मुझे डर लग रहा है, मुझे करना पड़ेगा। हाँ मुझे करना पड़ेगा, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम वो एक्सप्लेन तो कर सके, क्योंकि कई बच्चे क्या है कि कई बच्चे कुछ बनना चाहते हैं। मान लो मेरा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, बट मेरे माँ बाप मुझे इतना डराया हुआ है जहाँ मारते हैं, मुझे डर है कि अगर मैं बोलूँगा ना कि मुझे म्यूज़िक सीखना है तो मुझे पीट देंगे, इस डर में मैं बोल ही नहीं रहा। कम से कम मैं अपनी फीलिंग उनको बता तो पाऊँ ना कि मम्मी मेरा मन है कि मैं ये करूँ और मुझे ये अच्छा लगता है, आप मुझे सुनो, मैं गा के सुनाता हूँ आपको, आप ये करो आप वो करो, तो वो चीज़ों। तो एक वैसी फिल्म है, इट्स सोशल कॉमेडी, मतलब लाइक 3 इडियट वाला जोन है ना, वो जोन है जैसे उसमें था। अब उन्होंने ये तो बोला नहीं कि पढ़ाई ख़राब है ना, बट उन्होंने बोला कि तरीके समटाइम डिफरेंट होते हैं, है ना, वो है। पर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पे आज तक कभी कोई मूवी बनी नहीं, कोई बनी नहीं मूवी। हाँ जी, कोई बनी नहीं। घर का पार्ट है लेकिन किसी ने टच नहीं किया, घर का पार्ट है। और मैं कह सकता हूँ बिकॉज मैं लाइफ कोच हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि मैंने अपने फादर से 5 साल से बात नहीं करी या फिर हग ही नहीं किया कभी फादर को। ये तो बहुत बड़ा इशू है। मैं आपको बताऊं, बच्चे बाप को प्यार करते हैं, बाप बच्चों को प्यार करता है, और आपके 5-5 4-4 साल निकल जाते हैं, बाप और बेटे में हग नहीं होती जब वो बड़े हो जाते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हाँ होते। एक्सप्रेसिव नहीं। तो मेरा ना जो बड़ा बेटा है तो ही 16, तो मैंने उसको एक ही बात बोली है, मैंने कहा कि देख मैं तेरे से कुछ और तो मांग नहीं रहा, मैं क्या मुझे ये चाहिए कि अगर ये दोनों छिंदा और गुरबा छोटे वाले मुझे दिन में 10 बार हग करते हैं तो इनसे ज़्यादा मुझे हग कर। तो कल परसों मैं एक ऐसे ही बैठा बात कर रहा था किसी इंटरव्यू में, तो बात करते करते मेरे साथ छिंदा बैठा था, तो छिंदे ने, मैंने यही बात डिस्कस करी है ऐसे ना, तो छिंदे ने मुझे बोला कि आपको पापा पता नहीं है कि मेरे बड़े बेटे का नाम एकम है। वो कहता पापा एकम वीर जी के फ़ोन के ऊपर अलार्म लगा हुआ है, तो वो शाम को 7:30 बजे 9 बजे ऐसे अलार्म बजता है तो उस पर लिखा होता है गो हग पापा। वो कहता है कि वो उसको ऐसे है कि मैं कहीं भूल ना जाऊं कि पापा को ऐसे ऑड लगे, एंड वो उठता है तो आगे मुझे हग करता है। तो मैंने उसको सिर्फ इसलिए ये चीज़ कही, मैं क्या है ना, एकम ये जो अभी तेरा पीरियड है ना, ये 4-5 साल नेक्स्ट, ये एक वो पीरियड है जिसमें तू बहुत बिजी होने वाला है, और इसमें हम में डिस्टेंस आ सकता है इस पीरियड में, क्योंकि अब जब चिंदा इज़ लाइक वो बच्चा है अभी बिल्कुल ही छोटा, उसका माइंडसेट वैसा है, उसको उसका पापा है वैसे। तो अब एकम मैच्योर होने लग गया है, तो अब उसकी बातें भी ऐसे होने लगी हैं कि चौके यार, है ना, कि चल आई नो, है ना, वो चीज़। तो मैंने उसको बोला कि यार वो सब ठीक है, बाप बेटे वाला वो रिश्ता नहीं निकलना चाहिए, है ना, वो मुझे चाहिए क्योंकि मेरे लिए तो वही है ना,
ठीक है। तो अब वो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा ध्यान शुरू से रखना चाहिए। वो समझता है इन सब बातों को, हाँ, क्योंकि हाँ। आप जब ये सब उसको बोल रहे हो आप एक अलग लेवल Father से zone से। फादर नहीं, जोन वो से बोल रहे हो। अंडरस्टैंड करता है। मैं उसको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो ये थप्पड़ वाली भी चीज़ है ना, जब हम डांट के बच्चे को कोई चीज़ समझाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मान लो ये गिलास टूट गया मेरे बेटे से, तो मैं आया, मैंने उसको थप्पड़ मारा कि गिलास क्यों तोड़ा, वो कहता पापा सॉरी, चैप्टर ख़त्म। बट अब मैंने उसको सिर्फ डराया है कि ये गिलास तोड़ा, इसके लिए तेरे को थप्पड़ पड़ गया। अब उसके मन में ये चीज़ आ गई कि कोई चीज़ टूटेगी तो मुझे थप्पड़ पड़ेगा। मुझे उसको एक्सप्लेन करना चाहिए कि बेटा ये गिलास क्यों तोड़ दिया, पैसों का नुकसान है, तो थोड़ा देख के, हमारे घर में चीज़ें पड़ी हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ ऐसे भागम दौड़ी ना करें ये हो जाए। उसमें अब उसके भी 10 क्वेश्चन होंगे, पापा मैंने कौन सा जानबूझ के तोड़ा है, मैंने ये किया। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। टाइम लोगों के पास है नहीं, उनके पास टाइम नहीं है। वो टाइम बचाने के चक्कर में सबसे ईजी फॉर्मेट है थप्पड़ वाला, शॉर्टकट, है ना। तो अब वही चीज़, जैसे आपने बोला कि आप एकम को समझाते हो, मेरा माइंडसेट है, तो मैं उससे दोनों बातें करता हूँ। मैं कहा कि मैं जब तेरी पोजीशन का था तो मुझे लगता था कि आई नो कि आई लव माई पापा। तो अगर मैं एक दिन नहीं भी मिल पाया, जब भी नहीं भी पाई, नहीं गया, वो 2 मिनट बातें नहीं की, तो उसमें मेरा प्यार थोड़ी कम हो गया। मैं कहा बट मेरे पापा क्या सोच रहे थे मुझे पता नहीं था। मैं कहा मैं पापा हूँ, नाउ आई अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ माई पापा, है ना। वो कहते हैं कि कहता जब तक मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरा बाप है ना वो गलत है, वो जो सोच रहा है वो गलत है। कहता जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि मेरा बाप सही था, उस दिन मेरा बेटा मुझे गलत समझने लग गया। ये एक जनरेशन गैप है, वो चलता रहता है। तो मैं उसको ये पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो बच्चे कैसे हैं, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, आज की डेट में कोई वो नहीं है ना। बट मैं अपनी जॉब 100% करने की कोशिश करता हूँ कि यार वो चीज़ें ना हो जिनका डर होता है वो, पर उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए हमें। बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, बातें करो, मजाक करो, वो चीज़ें। कुछ एफर्ट्स करते हो आप इस जनरेशन गैप को कम करने के? मैं बहुत करता हूँ, मतलब रेगुलरली। कि मैं अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हूँ, बट ऐसे नहीं है कि मेरा उनके साथ कोई दायरा नहीं है कि यार कि ये चीज़ ऐसे नहीं। कोई उन्होंने जेन्युइन चीज़ बतानी है तो दे कैन डिस्कस इट विद मी, है ना। वो मेरे साथ बात कर सकते हैं, मेरे साथ बैठते हैं। और मैं रेगुलरली उनके साथ जब भी मैं होता हूँ तो मैं जाके उनके साथ बैठता हूँ, फ़ोन साइड पे रख के। उनकी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मेरे पल्ले भी नहीं पड़ती और मुझे लगता होता है कि ये बातें बकवास है जो मुझे लगता है। मैं सिर्फ इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यार बहुत सी मेरी बातें भी ऐसी हैं जो इनको लगती होंगी बकवास है, तो ये भी तो बैठेंगे ना मेरे पास। वो मेरी बातें मुझे लगता है कि अगर मैंने सुनानी है तो मुझे सुननी भी पड़ेंगी, क्योंकि अगर वो दे आर टॉकिंग अबाउट अ कार्टून कैरेक्टर कि पापा यू नो दिस इज़ व्हाट, तो वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं। बट फिर मैं समझता हूँ, बट फिर मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मेरा सिर्फ टाइम देना नहीं, मुझे वो कार्टून कैरेक्टर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वाओ ब्यूटीफुल। कि मुझे भी ये अच्छा लगता है और मैंने उनको अपनी उन चीज़ों को अच्छा लगने खुद को लगा लिया कि क्योंकि मैं उनके जोन से बाहर नहीं जाना चाहता। वट एवर दे लाइक, चिंदा बास्केटबॉल खेलता है, मैंने ज़िंदगी में बास्केटबॉल कभी वो नहीं थी। अब मैं सिर्फ बास्केटबॉल ही देखता हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, फन करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इनकी चीज़ों में अगर मैं अटैच नहीं होऊंगा तो मैं तो बाहर निकल जाऊँगा उनसे, है ना। तो वो चीज़ें अब वो साथ में आपको चलना पड़ेगा उनके। और शायद अगर वो नकली अटैचमेंट शो करेंगे ना, जैसे नहीं आप तो बोलोगे वो नहीं हो सिर्फ पाएगी, तो वो समझ में नहीं वो हो पाएगी, नहीं हो क्योंकि पाएगी। आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पाओगे। अब जैसे वो उनके क्वेश्चन होते हैं तो अब मेरे बहुत से क्वेश्चन होते हैं उनके साथ, ये कैसे, मतलब ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा तेरा इनमें, मतलब तू कैसे एक्सप्लेन कर सकता है। वो मुझे एक्सप्लेन करता है चीज़ें, मुझे समझाता है, एंड आई एम ट्राइंग टू लिसन टू हिम कि यार ये क्या चीज़ है, क्या है ना। तो फिर वो उसको पता लगता है कि के डैड जेन्युइनली इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ में, जो उनके क्वेश्चन है वो वैलिड है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बात कितनी भी बकवास हो उसमें इमोशन बहुत खास है। जो अगर आपका इमोशन रिलेशन नहीं है है बहुत सर, खास बात में इमोशन नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। है। और ये जो जनरेशन गैप आप घर पे खत्म करते हो, इस मूवी के थ्रू अब आप लाखों करोड़ों बिल्कुल। घरों में खत्म कर रहे हो। मैंने बहुत सर बड़ा पहले cause है। भी जब हमने अरदास करा, एक फिल्म बनाई थी अरदास, फिर अरदास बहुत करा। शानदार movie। हाँ, तो उसमें भी इवन अभी उसका 3rd पार्ट आ रहा है, अरदास सरबत्ते भले दी। अच्छा। फिर उसमें भी मेरे को हमेशा होता है कि हम एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं, हम फिल्में बनाते ही हैं, कॉमेडी बनाते हैं, एक्शन बनाते हैं, वो सब चीज़ें चलती हैं। बीच में हर साल एक आध फिल्म ऐसी आ जाए कि जिससे लोग बोलें कि यार हाँ ये ठीक काम है, ये भी करना चाहिए, ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए।
गिप्पी बाजी, जब कोई फेमस होता है, लोगों की नज़र में होता है, तो नेचुरल है कि बहुत लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है। ये फेम की एक डार्क साइड है, आप कैसे हैंडल करते हो क्रिटिसिज्म को? भाई ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसका कोई इलाज नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे भागना नहीं चाहिए, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जैसे मैं अभी आपने पूछा तो मैंने ये चीज़ अपनी फिर बता दी कि मेरा ये फीडबैक है कि यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए कि यार ये चीज़ होती है हमारे साथ, है ना। अब हो सकता है इस पे भी 100 लोगों का ये विचार है कि यार तू गलत बोल रहा है ना। तो मेरी किसी के साथ आर्ग्यू नहीं है, मैं एग्रीड करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जहाँ से वो देख रहे हैं वहाँ से वो भी राइट कह रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अब मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो देख नहीं रहा, ये मेरा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, अब वो वहाँ से देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि वो ठीक है ना। तो और ये कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी पोजीशन पे आके नहीं देखेंगे, मैं उनकी पोजीशन पे आके नहीं देखूँगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसको यही है कि जितना प्यार से अच्छे तरीके से मैं मैनेज कर सकूँ, मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ। आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। कभी अफेक्ट करा है क्रिटिसिज्म? नहीं, ऐसे नहीं है, कई बार कई चीज़ें हो जाती हैं कि ऐसे तो इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है मेरी लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाऊँ। तो फिर भी ऐसे है कि कई बार छोटी छोटी चीज़ें, एलिमेंट्स छोटे छोटे होते हैं, तो जिनसे बंदे के मन में कई बार आ जाता है कि यार बहुत हो गया, है ना। क्योंकि क्या है कि आप नॉर्मल इंसान हो, आप चाहे जो मर्जी बन जाओ, दिल तो आप में है ना। आप रोते हो, आप हंसते हो। अब मैं अगर बोलूँ किसी को कि मेरी आंख में आंसू नहीं आता, तो ये बंदा झूठ बोल रहा है यार, क्यों नहीं आता, तू इंसान नहीं है, तू क्या है। या मेरा दिल नहीं दुखता, मेरा भी दिल दुखता है। बट ऐसे है कि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार कि वो क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि मैंने भी उनका दिल दुखाया हो, शायद इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ उनको भी क्या ज़रूरत है कि वो इतने लोग बैठ के मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। उनकी कोई जॉब थोड़ी है, उनको पैसे थोड़ी मिल रहे हैं। हो सकता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा, है ना। तो हम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि यार क्या है यार, ढूंढो कि क्या हम गलत कर रहे हैं कि हम ठीक करें। क्योंकि मैं जेन्युइनली बोलूँ कि मेरा मन ये कहता है कि अगर मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता, मैं बुरा ना करूं, क्योंकि मैं सच में ज़िंदगी जीने आया हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, मेरे को भगवान ने अच्छी फैमिली दी है, अच्छे मेरे दोस्त दिए हैं, अच्छा मेरा सर्कल दिया है। और मुझे लगता है कि यार जीने आए हैं, जियो। और अगर किसी को बुरा लगता है तो मेरा कुछ नहीं निकलता, कुछ नहीं जाता अगर मैं उसको बोल दूँ कि यार भाई सॉरी, मेरा मन नहीं था वो चीज़, कि बिल्कुल दिल दुखाने का वो मूड नहीं था। बट ये चीज़ अगर हो गई है तो उसके लिए अपोलोजाइज, क्योंकि इंसान हूँ, अब गलती तो सबसे होती है ना, वो है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने शुरू में पूछा था ना कि इतनी लंबी सस्टेनेबिलिटी का क्या कारण है, एक आपने जो बताया था, दूसरा मुझे साफ नजर आ रहा है आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी जो हम्बल नेचर है, वो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो आपको यहाँ तक लेके आई है। गुरबानी में कहते हैं ना, मिठत नीवी नान का गुड़ चंगियाइयां था। बिल्कुल। तो वो चीज़ आप जी रहे हो बिल्कुल। बहुत अच्छी चीज़ है। गिप्पी बाजी, यंगस्टर्स के लिए जो आज अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, कोई ना कोई ड्रीम लेके चल रहे हैं, जैसे किसी टाइम आपने सपने देखे थे और उस तरफ चले, उनके लिए क्या आपकी एडवाइस होगी? सर एक ही एडवाइस है, मुझे लगता है कि गिव अप मत करो, अपने ड्रीम्स के लिए जियो, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की हर हालत में कोशिश करो, और हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि हम बहुत नज़दीक होते हैं, हम हौसला छोड़ जाते हैं, तो बस वो मत छोड़ो। क्योंकि हम कई बार एक आधी एग्जांपल पकड़ लेते हैं जहाँ लोग बैठ के कहते हैं कि अब तेरा हो गया है, तू ऐसे एडवाइस कर रहा है, हमारे तो बहुत है। सर किसी को पूछ लो दुनिया में, किसी को, कि आपको मैं पूछूं कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप इजीली पहुँच गए? सर हर बंदा इतनी मतलब स्ट्रगल करके पहुँचा है यहाँ पे, और इतने लाइफ में दुख, स्ट्रेस, तकलीफ़ें सबके लाइफ में आई हैं। कोई भी बैठा है टॉप पे और उन्हीं से जी रहा है, उनको इग्नोर करके जी रहे हैं। सो प्लीज़ मुझे लगता है कि उसको बूस्ट अप करो, अपनी एनर्जी को बूस्ट अप रखो और ऐसे आ जाओ। कई बंदे मेरे को एक कल परसों किसी ने लिख दिया कि मेरे ऊपर 9 लाख का कर्जा है, तो प्लीज़ मेरे से वो किस्तें नहीं दे हो रही जो वो लेने आते हैं, तो वो बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरी किस्तें दे दो। तो वो मैंने सोचा मैं उसको लिखूं जवाब, इतने में मैं कहीं बिजी हो गया, तो बाद में मुझे मिला ही नहीं, कहाँ चला गया। तो मैं उसको लिखने वाला था कि भाई तू तो मेरे हिसाब से बहुत अमीर है, क्योंकि जब मैं तेरी पोजीशन में था मेरे को तो कोई 20,000 का भी कर्जा नहीं देता था, तेरे को 9 लाख का कर्जा किसी ने दिया है, तो इसका मतलब तेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा, तू सेट है, तू हिम्मत मार, तू सब चीज़ें सेट कर देगा। और तेरे पास 9 लाख का है, मेरे पे तो करोड़ों का कर्जा है, मैं तेरा काम दे दूंगा ना।
सो वो चीज़ होनी नहीं चाहिए। हम कई बार खुद ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, सरेंडर नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि कोई नशा मत कीजिए, से नो टू ड्रग्स, वो चीज़ें ख़राब ही करता है। आपके ड्रीम तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी ट्रबल आपका नशा है, जो आप खुद ही अपने लिए एक रुकावट बना लेते हो। और ये चीज़ आप दोनों पॉइंट जो आपने बोले हैं सिर्फ बोले नहीं, आपने जिए हैं। लोग एक फेलियर पे रुक जाते हैं। मेरे ही कुछ सर्कल में लोग हैं जिन्होंने एक गाना ट्राई किया, उसके बाद रुक गए, और वो ना हार मारना ही आपको आगे लेके जाता है। शानदार। ये एपिसोड एक पार्ट है पूरे पॉडकास्ट का। जो गिप्पी पाजी के साथ हमारी पूरी बात हुई थी उसमें हमने उनकी पर्सनल लाइफ की बात करी, स्टारडम के पीछे जो फादर सन का रिलेशन है वो कैसा है, उनका अपने फादर के साथ रिलेशन कैसा था, उनके स्ट्रगल डेज कैसे थे जब वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे या फिर सबवे में काम करते थे, घर घर न्यूज़पेपर बांटते थे, कैसे वहां से शुरू करके पहली एल्बम, दूसरी एल्बम, फेलियर, सक्सेस करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे। और इस तरह की कई बातें हमने उनके साथ करी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ग्रोथ माइंडसेट इंस्टॉल करना चाहते हो अपने अंदर, तो आप मेरी लाइफ मास्टरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, जिसमें आपको 3 घंटे की लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप मिलती है, आपको हर महीने एक लाइव सेशन मिलता है और एक ऐसी कम्युनिटी की मेंबरशिप मिलती है जिसमें हर कोई ग्रोथ माइंडेड है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।